हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। भाई आपको पता है कि ये चैप्टर पूरा आपका ग्राफ बेस पर ही डिपेंड करता है कि कुछ फिगर्स होंगे आपके पास, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ थ्योरम्स होंगी और इन सब से मिलकर ये चैप्टर बना हुआ है। तो इसका मतलब आपका थोड़ा सा लर्निंग पार्ट है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है और कुछ आपकी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है कि किस मौके पे हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो भैया इस चैप्टर को हम शुरुआत करेंगे। रिवीजन सीरीज का हमारा जो चैप्टर होता है भैया हमारे पास, हमें पता है कि ये वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं हम। इस चैप्टर में आपको सब कुछ मिल जाएगा, बेसिक से लेके आपको हार्ड जितने भी क्वेश्चन है सब इसमें यूज होने वाले हैं। आपको मैं इतना इन्फॉर्म कर देता हूँ भाई, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप वन शॉट से आप अगर पेपर भी देने जाएंगे अपने स्कूल में तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे लाइंस एंड एंगल्स वाले। हम शुरुआत से बात करेंगे भाई इस चैप्टर का जो हमारे पास करिकुलम है वो क्या क्या है, यानी कि चैप्टर स्ट्रक्चर क्या है कि जो हमें पढ़कर चलना है। पूरे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है जिन पे ज्यादा मेहनत करनी है और जिन पर हमें कम मेहनत करके भी काम चल सकता है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता ही है बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं भाई जिनके पास सेकंड हैंड बुक होती है और आपको पता है कि डिलीटिंग पोर्शन आपका उसमें कट नहीं होता है क्योंकि बोर्ड हर बार चेंज कुछ ना कुछ कर देता है। तो इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं उन क्वेश्चन पर। तो आपको पता है कि वो सिलेबस में नहीं है, तो इसका मतलब आप उस चीज पर गलत मेहनत भी कर रहे हैं। तो ठीक है ना, आज हम सारी बात सीखने वाले हैं भाई इसमें कौन कौन से आपके चैप्टर्स में टॉपिक हैं, क्या हमें पढ़ना है और किस तरह से हमें अपनी पूरी इस चैप्टर की जर्नी को शुरू करना है। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, देखते हैं आज हमारे पास इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक, कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास आज हमारे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक से शुरुआत करनी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं चैप्टर स्ट्रक्चर को। आपको देखना है कि आपको इस बार जो 9th क्लास का लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर है उसमें क्या क्या आपको पढ़कर चलना है। तो सबसे पहले बात करें फर्स्ट पॉइंट पे, आपके पास क्या, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ फॉर्म इज 180 डिग्री एंड द कन्वर्स। यानी कि आपको क्या पढ़ना है कि भाई आपके पास रे है जो कि स्टैंड है किस पर, एक लाइन पर है। तो जो दो एडजेसेंट एंगल आपके पास होने वाले हैं उनका जो सम है वो कितना बनने वाला है, आपके पास 180 डिग्री बनना है और इसका कन्वर्स भी आप इसमें पढ़ने वाले हैं। सेकंड टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं क्या कि प्रूफ कैसे कैसे क्या क्या आपको करना है। ध्यान से सुने, उसने कहा कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, अरे भाई अगर दो लाइन इंटरसेक्ट होगी तो आपके पास आपको ये रिप्रेजेंट करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। इसी के बेसिस पे आपको क्या मिलने वाली है, क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आपको देखना है कि कब हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल मिलते हैं तो क्या हम उनकी हेल्प से कोई क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं हम हमारे पास क्या कि लाइंस विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन आर पैरेलल। अगर हमारे पास कोई लाइंस है, ठीक है ना, उसने पहले ही बोल दिया कि लाइंस आर पैरेलल। सपोज करो दो लाइन पैरेलल है, हमें इसके जस्ट एक और पैरेलल लाइन दी गई है तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये भी पैरेलल है। तो इतना आपको काम इस पूरे चैप्टर्स में करना है। तो बस आपके पास चैप्टर बहुत ही एक शॉर्ट फॉर्म में आने वाला है। तो सबसे पहले हम ना क्या बात करते हैं, छोटे छोटे पॉइंटों की बात करते हैं। वो पॉइंट क्या है कि आपके इस चैप्टर में बहुत यूजफुल होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, पहले आप डेफिनेशन की बात करें कि हमारे पास जो डेफिनेशन है वो होती क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले हम करते हैं पॉइंट। पॉइंट क्या है भाई आपके पास, अ पॉइंट इज अ मार्क ऑन द पोजीशन। भाई आपको किसी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको उस पॉइंट का यूज करना पड़ता है और हमने यही बोल दिया इट हैज नाइदर लेंथ नॉर विड्थ, और आपके पास नॉर थिकनेस। ना तो वो आपकी लेंथ होती है, ना ही वो आपकी विड्थ होती है, ना ही आपके पास वो थिकनेस होती है। तो इसका मतलब पॉइंट क्या है भाई आपके पास, पॉइंट किसी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। बस पॉइंट का इतना ही काम होता है, ना ही उसकी कोई मेजरमेंट होती है। जैसे आपने कहा ना लेंथ है, ना विड्थ है और ना ही आपकी उसकी थिकनेस है। तो इतना काम आपका पॉइंट का है। तो पॉइंट पूछे कोई क्या है तो पॉइंट आपको सिंपल सी लैंग्वेज में ये बता देना है। इसके बाद आती है लाइंस। अब लाइंस क्या होती है, अ लाइंस हैज ओनली लेंथ। भाई आपके पास क्या है कि लाइंस जो है आपके पास एक लेंथ है। लेंथ कितनी है भाई आपके पास, इट हैज नाइदर विड्थ नॉर थिकनेस, इट हैज एन इनफाइनाइट। भाई आपके पास कोई एक लाइन है, लाइन का मतलब क्या होता है कि नो एंड पॉइंट। आप लेफ्ट में जाएंगे तो भी नो एंड पॉइंट है, राइट में जाएंगे तो भी नो एंड पॉइंट है। तो इसका मतलब आपको पता है कि लाइन आपकी इनफाइनाइट होती है, ठीक है जी। लाइन की कोई भी लेंथ नहीं होती है।
इसके बाद आती है रे। अब रे में थोड़ा सा चेंजेस होता है भाई लाइन के अकॉर्डिंग। उसने कहा कि अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। हमने क्या कहा जी भाई लाइन को ही हम थोड़ा सा चेंज करके क्या बनाते हैं, रे बनाते हैं। अब वो थोड़ा सा चेंज किया, उसने कहा कि भाई जो रे है वो लाइन का एक पार्ट है। वो पार्ट कैसे है कि हुज वन एंड पॉइंट इज फिक्स्ड, यानी कि एक पॉइंट आप क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। और आगे उसने कहा है कि एंड द अदर कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली। तो उसने क्या कहा है कि भाई आपके पास एक को तो कर दीजिए आप फिक्स, ठीक है, और एक को क्या कर दीजिए आप इन्फिनिटी तक उसको प्रोड्यूस करते रहिए। तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगी, आपके पास एक रे बन जाएगी। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपके पास एक टॉर्च है, टॉर्च को आपने जलाया तो आपको पता है कि टॉर्च जलने के बाद आपको ये पता है कि रोशनी इस पॉइंट से निकली। तो जैसे ही आपकी लाइट अगर यहां से निकलना शुरू हो रही है तो इसका मतलब आपको पता है कि लाइट का इनिशियल पॉइंट क्या है, मेरे पास ये है, लेकिन टर्मिनल पॉइंट नहीं बताया मुझे कि कहां तक जाएगी। इसी को बोला जाता है रे। क्लियर हो गई मेरी बात। तो अगर मैं इसकी लाइन का एक रे क्या बनाऊं भाई, मैं डायग्राम बनाऊं तो फिगर बनाए तो इसका मतलब ये तो लाइन है, देखो नो एंड पॉइंट है, इधर भी तीर बना दिया आपने, इधर भी तीर, तो यानी कि चलती रहेगी। लेकिन अगर रे की बात करी जाए, हमने कहा तो या तो रे ऐसे बन सकती है भाई आपके पास, देखो एक एंड पॉइंट फिक्स है लेकिन दूसरा एंड पॉइंट तो फिक्स नहीं है ना, या आप इसको ऐसे बना सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसका मतलब एक तो पॉइंट फिक्स है ना, सपोज करो ये ए पॉइंट है आपके पास, ये बी पॉइंट है, तो इसका मतलब ए पॉइंट आपके पास पता है कहां से शुरुआत करी, लेकिन आपके पास जो दूसरा पॉइंट है वो नहीं आपको मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक जाने वाला है। इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन की बात, एंगल। देखो एंगल की बात करी जाए तो हम यही कहेंगे कि चैप्टर का ही नाम हमारे पास क्या है, लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन के बारे में हमने पढ़ा, अब थोड़ा सा एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर इन दोनों को मिक्स करके कुछ प्रॉपर्टीज बनेगी, उन प्रॉपर्टीज को भी हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या बनने वाली है भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एंगल की। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू डिफरेंट लाइंस, सेगमेंट्स और टू रेज हैव अ कॉमन एंड पॉइंट। टू लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड आर्म। अब ध्यान से सुन लेना, हर एक डेफिनेशन को मैं उसके अकॉर्डिंग डिनोट करने वाला हूं, तो आपको ध्यान से बस पहले डेफिनेशन पढ़नी है, फिर उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करके पूरी डेफिनेशन को समझने वाले हैं। आगे उसने क्या कहा कि भाई आपके पास इज कॉल्ड आर्म ऑफ द एंगल्स वेयर एज देयर कॉमन एंड पॉइंट्स, ठीक है जी, इज कॉल्ड एन वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब ध्यान से सुनो जी, उसने क्या कहा है, मेरे पास बीसी की बात करी जाए तो ये एक आर्म है, ए बी की बात करी जाए तो ये काम है। उसने कहा कि इनका दोनों का जो एंड पॉइंट है वो सेम है। एंड पॉइंट का मतलब जहां से सॉरी इनिशियल जो पॉइंट है वो बिल्कुल सेम है, तो इनकी दोनों की क्या बनी भाई, आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना। और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना इसी को बोलते हैं वर्टेक्स। अब ध्यान से देखा जाए तो ये भी एक रे है, ये भी एक रे है, तो एक इन दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक वर्टेक्स बनी। और वर्टेक्स के जो बीच में जो एंगल बनता है इसी को बोला जाता है एंगल। क्लियर होगी मेरी बात, ये एंगल बना। तो आगे हमने क्या कहा कि इन द गिवन फिगर ए बी एंड बी सी आर आर्म्स, मैंने अभी जो बात आपको बताई, एंड द एंगल एंड ऑफ द कॉमन पॉइंट बी। बी कहाँ है, ये रहा जी आपका वो कॉमन पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे थे, इज द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। यानी कि ये तो एंगल की दोनों आर्म्स है और ये एंगल्स की क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, तो यहाँ पर ये एंगल बन रहा है। आगे ध्यान से देखें, द नेम ऑफ एंगल्स एट वर्टेक्स बी, या तो आप बोल सकते हैं इसको सी बी ए, या बोल सकते हैं ए बी सी। तो दोनों के दोनों एंगल किसको डिनोट करेंगे भाई, आपके पास एंगल बी को ही डिनोट करेंगे। यहां से बात ध्यान समझ में आई, तो इसका मतलब आप इसको सिंपल भी बोल सकते हैं एंगल बी। क्लियर हो गई इतनी बात। तो अब ध्यान से, ये तो थी बात हमारी एंगल्स की। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं क्या बनता है भाई हमारे पास, नेक्स्ट बनता है काइंड्स ऑफ एंगल्स, यानी कि हमारे कुछ टाइप्स होते हैं भाई एंगल्स के, वो आपको इंपॉर्टेंट है समझना। क्यों? क्योंकि इनकी जरूरत आपको 100% यहाँ पर पढ़ने वाली है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है भाई आपके पास, इट इज एन एंगल विच मेजर्स लेस देन 90, दैट इज, अगर मैं बात करूं क्या कि इट्स लाइज बिटवीन कि 0 एंड 90। भाई जो एंगल आपका 0 से ग्रेटर हो जाए, 90 से लेस देन हो जाए, ये एंगल आपका क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। सिंपल सी बात है भाई, ध्यान से देखो, इसका जो डायग्राम है वो ये देखो, 90 यहां पर बनता है, ठीक है ना, 90 यहां पर है, तो इसका मतलब इनके बीच में जो भी एंगल बनेगा वो आपका क्या बनेगा भाई, आपके पास क्या बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। ये आप बात भाई 7th क्लास से सीखते आ रहे हो, 8th क्लास में भी आपने पढ़ा, 9th में भी यही बात आपको रिपीट करी जा रही है। तो इसका मतलब आप पहले से इससे वाकिफ हैं कि आपको पता है कि एक्यूट एंगल 0 to 90 के बीच में अगर बनता है तो वो आपका एक्यूट एंगल कहलाता है। सिंपल सी बात हुई।
इसके बाद आता है भैया आपके पास राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है भैया आपके पास, राइट एंगल की बात करी जाए तो राइट एंगल होता है इट इज द एंगल विच मेजर 90 डिग्री। भाई अगर कोई एंगल आपका 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री का मतलब जहां पर ये बॉक्स यूज हो जाए, तो यहाँ पर आपको समझ जाना है कि ये क्या बन रहा है भैया आपके पास, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना, सॉरी राइट एंगल बना। तो इसका मतलब राइट एंगल जहां पर बना वहां पर क्या होता है भैया आपके पास 90 डिग्री बनता है। ठीक है जी। तो इसके बाद आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल में। ऑब्ट्यूस एंगल क्या कहता है, इट इज द एंगल विच मेजर्स बिटवीन 90 एंड 180। यानी कि भाई देखो आपको पता है कि 0 से लेके 90 के बीच में बनता है, तो क्या बनता है एंगल आपका एक्यूट। अगर वो पूरा 90 बन जाए तो इसका मतलब वो बन जाता है क्या भाई आपके पास राइट एंगल। और उसने कहा कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा अगर बन जाए तो इसका मतलब वो बनता है आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल। बस इतनी सी बातें आपको याद रखनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनकी हेल्प पड़ने वाली है भाई हमें एंगल फाइंड करने के लिए। इसके बाद आता है भाई हमारे पास स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है भाई आपके पास, इट इज द एंगल विच मेजर 180 डिग्री। ध्यान से सुन लो भाई, आपके पास जो स्ट्रेट एंगल होता है वो मेजर कितनी करता है भैया, अपनी मेजरिंग 180 डिग्री करता है। जहां पर भी आपको 180 दिख जाए तो समझ जाना वहां पे क्या बना भैया आपके पास आपका स्ट्रेट एंगल बना। अब इसके बाद बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है भाई आपके पास, इट हैज द एंगल विच मेजर बिटवीन 180 एंड 360। यानी कि जब एंगल आपका 180 से बड़ा हो जाए और 360 से छोटा हो जाए तो समझ जाना है आपको, अगर इन दोनों के बीच में आपका एंगल लाई करता है तो उस एंगल को बोला जाता है आपका रिफ्लेक्सिव एंगल। अगर अब थोड़ी सी और बात चले तो एक तो बात आ गई आपके पास कंप्लीट एंगल की। कंप्लीट एंगल का मतलब होता है भैया आपके पास एंगल शुरू हुआ और यहीं पर ही पहुंच गया, तो ये तो बना आपके पास कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल बनने के लिए उसकी डेफिनेशन क्या होगी, एन एंगल विच मेजर 360 डिग्री इज कॉल्ड द कंप्लीट एंगल। तो यहाँ पर आप डायग्राम भी देख सकते हैं, बना हुआ है आपके पास, ये ए से शुरू हुआ घूम के ए पर ही आ गया, इसको बोला जाता है भैया आपके पास कंप्लीट एंगल। आपके पास ध्यान से सुनो, ये आपके पास क्या था भैया आपके पास 180 है और 180 से देखो बड़ा बना है एंगल, तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास क्या, रिफ्लेक्सिव एंगल। तो सारे डायग्राम के साथ आपको जितना भी आपको ध्यान देकर पढ़ा जाए वो आपके पास यहाँ पर डायग्राम में पहले ही ऑलरेडी हो चुका है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, इसको साथ ही साथ मेरे नोट करते चले, तभी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट अच्छा मिलेगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं एंगल्स ऑन अ पॉइंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये जो डेफिनेशन है ये काम आएगा आपके अच्छे क्वेश्चन में। क्या आती है भाई, उसने कहा कि एंगल ऑन अ पॉइंट, एक पॉइंट मेरे पास है उससे एंगल बनने हैं, एंगल बनने हैं तो इसका मतलब बहुत सारे एंगल्स हम इससे बना सकते हैं। भाई ध्यान से देखो कितने एंगल बन सकते हैं, इंफिनिटी बन सकते हैं, लेकिन इन सबका जो सम आएगा वो कितना आएगा, कंप्लीट एंगल के इक्वल आ जाएगा। तो कंप्लीट एंगल के इक्वल आएगा तो इसका मतलब आपको पता है कि डेफिनेशन क्या बोलने वाली है। उसने कहा कि whatever be the number of angles formed at a point, यानी कि अगर आप कितने भी नंबर्स आप एंगल्स के बना लो, अगर एक पॉइंट से बन रहे हैं तो देयर सम इज ऑलरेडी 360। क्यों, क्योंकि वो 180 डिग्री सॉरी वो क्या हो जाएंगे भाई आपके कंप्लीट एंगल के इक्वल हो जाएंगे। तो आप भाई कितने एंगल बना लो लेकिन उन सबका सम तो आएगा कितना आपके पास 360। तो हमने यहीं पर ही बोल दिया कि भाई आप कितने भी एंगल बना लीजिए, जैसे आपके पास एक ये पॉइंट है, एक एंगल बना दिया आपने, एक रह गई ओ बी सी डी ई, तो इसका मतलब ये एंगल जितने भी जुड़ने वाले हैं इन सबका सम क्या आने वाला है आपके पास 360 आने वाला है। तो एक पॉइंट से बनने वाले एंगल का जो सम होगा वो कितना होने वाला है आपके पास, कितना होगा 360 होगा। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में। भाई हमारे पास क्या है कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब भाई स्ट्रेट लाइन की बात करी जाए, स्ट्रेट लाइन के जितने भी ऊपर आप एंगल बना लो, आपको पता है कि एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, तो उसके ऊपर आप चाहे 10 एंगल बनाए, 5 एंगल बनाए, 30 एंगल बनाए, 100 एंगल बनाए, लेकिन उन सबका जो सम होने वाला है, ये वाला सम देखो यहाँ पर कितने एंगल जुड़े हैं 4, 1 2 3 4, लेकिन इन सबका जो सम आने वाला है वो सबका जो सम आएगा तो वो ऑलरेडी कितना है हमारे पास, भाई आपके पास 180 है। तो इसका मतलब आप एंगल चाहे 10 बनाए, 5 बनाए, 2 बनाए, तो उनका सम क्या आएगा भाई आपके पास 180 डिग्री आएगा। जैसे whenever be the number of the angles formed at the point of a straight line on the same side of it। उसने कहा कि देखो भाई जितने भी एंगल आपने यहाँ पर प्लस किए, ये एंगल है आपके पास 1 2 3 4, ये सबका सम कितना आने वाला है भाई आपके पास 180 डिग्री आने वाला है। दोनों ही आपके जो टॉपिक है ना भाई इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन इनसे सॉल्व होने के चांस होते हैं पूरे के पूरे।
नेक्स्ट में जाते हैं भाई आपके पास एडजेसेंट क्या होता है। देखो एडजेसेंट एंगल ऐसा होता है भाई आपके पास, आप सबको पता है कि एडजेसेंट एंगल में आप हमेशा फंसते हैं। क्यों फंसते हैं? आप उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन के बारे में ना थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि वो बोलना क्या चाहता है। अरे सिंपल सी बात है, आप पहले समझ के देखो। उसने कहा कि एडजेसेंट एंगल क्या है, उसने कहा कि टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल। उसने कहा कि दो एंगल तब एडजेसेंट एंगल हो सकते हैं हमारे पास इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। भाई दोनों की कॉमन वर्टेक्स हो, जैसे ये, अब ध्यान से देखो यहाँ पे दो एंगल है, एक एंगल ये रहा 1 और एक एंगल ये रहा 2। क्या दोनों की जो वर्टेक्स है, इसकी भी वर्टेक्स ओ है और इस एंगल की भी वर्टेक्स ओ है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि पहले वाला डायग्राम हमारी पहली बात को तो फॉलो कर गया। फिर उसने कहा कि अब कॉमन आर्म एंड, कॉमन आर्म का मतलब होता है कि जो एक रे है वो कॉमन होनी चाहिए। देखो वन एंगल बनाने के लिए मुझे टू की बी की जरूरत पड़ रही है, नहीं बन रही है? ओ बी क्या है? एक रे है। तो देखो ये इस वन एंगल में भी है और इस टू एंगल में भी है। तो आगे उसने क्या कह दिया कि एंड अदर आर्म ऑफ द टू एंगल्स लाई ऑन द अपोजिट ऑफ द कॉमन आर्म। अब ध्यान से देखो जी भाई, ये तो आपकी कॉमन आर्म है, ये इधर है ये इधर है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है आपस में, क्या कभी कॉमन बनेगी? नहीं बनेगी। तो इसका मतलब ये जो फॉलो कर रहा है ये पूरे एडजेसेंट एंगल को कर रहा है। अब हमारे पास क्या होता है भाई, हम समझते हैं कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है। ध्यान से सुनो, अगर मैं कहने लग जाऊं कि जी भाई O और M, क्या ये दोनों के दोनों आपके एडजेसेंट एंगल होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वर्टेक्स कितनी हो गई O और इसकी वर्टेक्स हो गई हमारे पास M। तो इसका मतलब तो ये तो दोनों अलग अलग होगी ना वर्टेक्स। लेकिन हमें इतना पता है कि भाई अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाए ना तो हम हर एक डेफिनेशन से अपनी डेफिनेशन को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं प्रॉपर्टी सहित। देखो जी, अब हमारे पास ये था जी, दोनों की वर्टेक्स क्या है? O है, इसकी भी वर्टेक्स ओ आई, सेकंड एंगल की, फर्स्ट एंगल की भी वर्टेक्स ओ आई और एक कॉमन आर्म हुई। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे? एडजेसेंट होंगे। बस इतनी बात ध्यान रखनी है आपको। अगले पे चलते हैं। उसने कहा कि रिमेंबर एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, ठीक है जी, एंड एंगल बी सी एम। अब ध्यान से सुनना भाई, इसमें आप यही मैंने यहाँ पर जो थोड़ा सा आपको बताने के लिए लिखा है, ध्यान से सुन लो। उसने क्या कहा कि भाई एंगल ओ ए ओ बी, ये वाला एंगल, ठीक है जी, एंड एम बी एम सी, यानी कि ये आर नॉट द एडजेसेंट एंगल। क्यों नहीं है? इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देयर outer arm are in the straight line such that are said to be formed a linear pair, ठीक है जी, of angle। अब ये linear pair क्या भैया आपके पास, ध्यान से सुन लेना। अब ये linear pair आएगी, ये ऐसे ही काम करेगी, एक स्ट्रेट लाइन पर ही काम करेगी हमेशा। स्ट्रेट लाइन पर कैसे काम करेगी? ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और हमने कहा है कि जिस दिन इसमें कोई एक रे आती है और इसको पूरे को, देखो ये आ गया O, ये O और ये कितना बन गया B, और ये बन गई मेरे पास कितनी, मेरे पास C बनी। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ध्यान से सुनो कि एक एंगल तो ये बना मेरे पास और एक एंगल ये बना। अगर मेरे पास स्ट्रेट लाइन यानी कि एक स्ट्रेट एंगल पर दो एंगल ही बनते हैं तो उन्हें एडजेसेंट एंगल जरूर बोलते हैं, लेकिन उनका एक पर्टिकुलर नेम होता है जिसको बोला जाता है लीनियर पेयर। यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, ये रहा लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल। ये लीनियर पेयर तब बनेगी जब ये दो एंगल ही स्ट्रेट एंगल पर बनेंगे, और इन दोनों का जो सम होगा, जिस दिन ये 180 डिग्री बन गया उस दिन ये लीनियर पेयर को फॉलो करेगा। इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपको पता चल गया कि भाई नोट, नोट का मतलब है भाई आपके पास कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट बात क्या है कि एंगल, यहाँ पर उसने बोला COA इज अ स्ट्रेट लाइन। COA यानी कि C से चले O पर, O से चले A पर, तो ये क्या बन जाएगी भाई, मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो उसने कहा कि COA आपकी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। आगे उसने कहा कि OC एंड CA आर टू अपोजिट रे। भाई आपको पता है कि O पे खड़े हो जाओ, क्या हो गया भाई आपके पास, आप O पे खड़े हो जाओ तो इसका मतलब ये इधर चला और ये इधर चला, O से A की साइड गया उधर गई रे, O से इधर आए तो OC से इधर आ गई, तो ये दोनों की दोनों क्या आपस में अपोजिट रे हैं, ठीक है जी। आगे उसने कहा कि एंगल कितना भाई आपके पास, एंगल AOB प्लस के एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि आपके पास ये वाला एंगल प्लस के ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों एंगल आपके पास क्या आने वाले हैं भाई, सम करके 180 आने वाले हैं। तो लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल यहाँ पर प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि आपके पास एक एंगल 1 है एक एंगल 2 है, तो दोनों के दोनों लीनियर पेयर को शो करते हैं, ठीक है। इनको सप्लीमेंट्री एंगल भी बोला जाता है, इनको भाई आपका स्ट्रेट एंगल भी बोला जाएगा और इसको लीनियर पेयर भी बोला है। लेकिन बस लीनियर पेयर की यही कंडीशन है भाई आपके पास कि दो एंगल का सम ही आपका 180 हो
तो ही आपकी लीनियर पेयर कहलाएगी और सप्लीमेंट्री भी वही कंडीशन कहलाती है। ये बात अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या बनती है भाई आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? आप 8th में भी पढ़ के आए हैं थोड़ा सा, अब आप 9th में पढ़ने वाले हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि 10th में इसका भी यूज बहुत ज्यादा होने वाला है जब ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ेंगे। ठीक है जी, उसने कहा कि टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ दे सम इज 90। अब ध्यान से सुनो भाई, सिंपल सी लैंग्वेज में बात करता हूँ, लेमन लैंग्वेज में, बिल्कुल आम आदमी की भाषा में आप समझो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। भाई दुनिया के दो एंगल का सम करो, कोई से भी दो एंगल आप जोड़ दो, अगर उनका जो सम आया, अगर दो एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री बन जाए तो आपका एंगल क्या कहलाएगा भाई, पूरा पूरा फॉलो कर जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि एंगल मेजरिंग 65 डिग्री प्लस के 25 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दोनों का सम करोगे तो 65 प्लस के 25 इक्वल्स टू कितना बनना, 90 डिग्री बनना। तो इसका मतलब जिस दिन ये दोनों बन गए प्लस करके 90, तो उस दिन आपका क्या हो जाएगा भैया, आपके पास ये दोनों क्या बन जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएंगे। क्लियर हो गई बात। इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहते हैं, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री। आप ध्यान से सुनो, अगर मुझे सप्लीमेंट्री एंगल बनाना है तो किसी भी दो एंगल की बात करें, दो एंगल से ना तो ज्यादा, ठीक है ना, और हम सिर्फ दो ही एंगल की बात करेंगे, ठीक है ना। एक एंगल तो 180 हो गया तो भाई अलग बात है, आपको पता है वो तो स्ट्रेट एंगल की बात कर रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अगर दो एंगल का जो सम है वो अगर 180 आ जाए तो उन दोनों एंगल को बोला जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। वो ही दोनों कहलाएंगे क्या आपके पास भाई, लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल, ठीक है ना। तो सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल दोनों सेम ही है, इस चीज पे घबराने की बात नहीं है। आपको कैसे यूज करना है वो आपको भी क्वेश्चन में पता चल जाएगा। एग्जांपल में कहा है कि 88 और 92 आर सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों का जब सम करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 180 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है आपके पास, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है भैया, मैं कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी आई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है जी, अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है, अब ध्यान से सुनना है। वर्टिकली अपोजिट एंगल सिर्फ वहां पर बनते हैं जहां पर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ये दो लाइन है, एक AB है एक CD है, दोनों ने इंटरसेक्ट किया तो एक तो एंगल ये बन गया, इसके सामने वाला एंगल ये बन गया, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक एंगल ये बन गया और इसके सामने वाले एंगल को क्या कहला जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में बात करें बिल्कुल शुद्ध भाषा जो आपको याद रहे भाई, जो आमने सामने एंगल बैठ जाए इंटरसेक्ट होने के बाद, भाई दो लाइन इंटरसेक्ट करी, आमने सामने जो एंगल बैठे हैं तो वो इक्वल है, कंफर्म हो चुका। और दोनों के दोनों क्या कंडीशन में बातें हैं भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी कि जो आप इस एंगल की बात करें तो इस एंगल के सामने कौन है भाई, आपके पास ये वाला एंगल है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल रहेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस एंगल के सामने कौन बैठा है, ये बैठा है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इन्हीं को ही बोला जाता है क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सिंपल सी कहानी थी भाई हमारी वर्टिकली अपोजिट एंगल में, बच्चे को घबराना नहीं है। तो यहाँ से अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो भाई आपको पता ही है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल तभी आपके बनते हैं जब आपकी दो लाइनें इंटरसेक्ट करें। अब ध्यान से सुनो, आपके पास AOD कहां पर है भाई, आपके पास AO और D, ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल होने वाला है, इसके सामने बैठे हुए एंगल के। ये एंगल क्या बनेगा, BOC। क्या मैंने कहा कि BOC के इक्वल है जी, बिल्कुल सही कहा। एंगल AOC, तो ये वाला एंगल की बात करी जा रही है। इस एंगल की बात करी जाए तो इसके सामने कौन है, ये वाला एंगल BOD। क्या BOD मिला, बिल्कुल मिला जी। तो ये दोनों कंडीशन कहां से बनी, ये बनी आपकी वर्टिकली अपोजिट एंगल से। क्लियर हो गई बात। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास क्या मिलता है भैया आपके पास, थ्योरम इफ टू राइट एंगल्स स्ट्रेट एंगल्स इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमें क्या करना है भाई, थ्योरम को प्रूव करना है, करके देख लेते हैं भाई। छोटी सी थ्योरम है, हमारे पास बहुत सारी कंडीशन बनने वाली है, ठीक है जी। अब आप ध्यान से सुनना, ये मेरे पास एक वर्टिकली अपोजिट एंगल की मैंने डायग्राम बना ली। ये आपके पास हो गया A B C और आपके पास D। मैंने कहा जी एंगल 1 बना, एंगल 2 बन गया, एंगल 3 बना और एंगल 4 बना। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई जी। अब ध्यान से सुनो, मैं यहां से लिखूंगा कि सॉल्यूशन कि प्रूफ कैसे किया जाएगा मेरे लिए, कि वी हैव कि लाइंस AB
एंड सी डी। देन अब ध्यान से सुनो कि अगर मैं यहां से बात करता हूं किसकी, कि डायरेक्ट लिखता हूं, देखो ए बी लाइन की बात करता हूं, तो 1 प्लस के 3 कितना होगा कि एंगल 1 प्लस के एंगल 3 इक्वल्स टू में कितना हुआ भाई मेरे पास 180 डिग्री हुआ कि बाय लीनियर पेयर। ठीक है जी, अगर लीनियर पेयर के हुआ तो इसको इक्वेशन नंबर 1 भी मान लेते हैं। ठीक है जी, अब इसके बाद करते हैं सीडी लाइन की बात। एंड एंगल 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा भाई आपके पास कि एंड एंगल 2 प्लस के एंगल 3 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा भाई मेरे पास, ये बताओ, ये भी बन जाएगा मेरे पास 180 डिग्री, और ये भी क्या रहेगा बाय लीनियर, डायरेक्ट नहीं बस यही लिख देते हैं एलपी। ठीक है ना, लीनियर पेयर। तो ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता होगा कि दोनों के दोनों 180 के इक्वल हैं, तो इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट कि दोनों 180 के इक्वल है, तो एंगल 1 प्लस के एंगल 3 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा आपके पास एंगल 1, अरे हमने बी लिख दिया भाई यहाँ पर। ठीक है जी, इसको भी रफ करेंगे, ये आ जाएगा एंगल 3 और ये भी एंगल हो जाएगा 3, तो ये बन जाएगा एंगल 3 इक्वल्स टू में एंगल 2 प्लस के एंगल 3, कितना बनेगा एंगल 3। आपको पता है ये दोनों तो कैंसिल है, और ये कैंसिल है तो हम बन जाएगा एंगल 1 इक्वल्स टू में कितना बनेगा एंगल 2। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 आ गया, तो इसका मतलब सामने बैठने वाला एंगल इक्वल हो गया। अगर ये इक्वल हुआ तो हम क्या कर सकते हैं भाई, ध्यान से सुनना, कि अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू कितना बन जाएगा मेरे पास एंगल 4। तो अब हमारे पास इतनी तो बात समझ में आई ना कि भाई हमेशा वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल क्यों होते हैं। ये हमारी थ्योरम थी जिसको हमने यूज करके अपने प्रूव करे एंगल। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है भाई आपके पास, इफ टू लाइंस लाई इन द सेम प्लेन, कि भाई दोनों एक ही प्लेन में हो, एंड डू नॉट इंटरसेक्ट व्हेन, उसने कहा कि भाई अगर मैं कोई दो लाइन की बात करते हैं, पहले ध्यान से सुनो, अब दो लाइन है हमारे पास, दोनों की दोनों पैरेलल कब बनेगी, उसने कहा कि सेम प्लेन में होनी चाहिए और कभी वो दोनों इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। कब कि व्हेन प्रोड्यूस्ड ऑन अदर साइड, भाई किसी भी साइड को अगर हम प्रोड्यूस यानी कि मतलब कि बढ़ाएं तो कभी कहीं पर भी जाकर इंटरसेक्ट ना करें, देन सच लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल लाइन टू ईच अदर। तो इसका मतलब हमें इतना कंफर्म हो चुका कि भाई L1 और L2 को कितना ही प्रोड्यूस कर लो, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो यही दोनों क्या बन जाएगी भाई आपके लिए पैरेलल लाइंस बनेगी। क्लियर हुई इतनी बात। तो नेक्स्ट में हमें ध्यान से देखो कि हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, क्या है कि इफ L and M are two parallel lines we write, हम इनको कैसे लिख सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं, L पैरेलल टू M, या हम कह सकते हैं इसको कि M पैरेलल टू L, किसी भी तरह से लिख सकते हैं भाई, M L के पैरेलल है, M L के पैरेलल है, M L के पैरेलल है, किसी भी तरह से आप इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद आता है भाई आपके पास एंड रीड इट एज I, यानी कि आपके पास L पैरेलल टू M, क्लियरली व्हेन L पैरेलल टू M देन M पैरेलल टू N, यानी कि या तो आप लिख सकते हैं L पैरेलल टू M है या M पैरेलल टू N है, बात वही है भाई, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे के पैरेलल है ना, तो आप कैसे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना, पढ़ने का तरीका आपको पता ही है, M पैरेलल टू L है। ठीक है जी, इसके बाद आती है हमारे पास क्या, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, यहीं से आपका चैप्टर का एक अच्छा पॉइंट निकलता है जो कि आपको क्वेश्चन में जरूर मिलेगा। क्या मिलता है भाई आपके पास, हमें उसने बोलते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। उसने कहा कि स्ट्रेट लाइन विच कट्स टू और मोर देन स्ट्रेट लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। भाई एक आपके पास क्या है कि लाइन है, वो लाइन अगर दो स्ट्रेट लाइन को आपकी क्या करके जाती है, इंटरसेक्ट करके जाती है, तो वो लाइन क्या बनती है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन बनती है। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। अब आता है हमारे पास टॉपिक क्या, ट्रांसवर्सल लाइन। देखो ट्रांसवर्सल लाइन आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको क्वेश्चन में मिलेगा। आपको देखना है कि ट्रांसवर्सल लाइन होती क्या है। मैं आपको बेसिक सी चीज बताता हूँ, पहले डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही ट्रेंड कर देता हूँ कि भाई ट्रांसवर्सल लाइन ये होती है, तो डेफिनेशन जब पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा। अब हमें क्या कहता है कि भाई दो लाइन है, ठीक है ना, दो लाइन किसी प्लेन में है, वो चाहे पैरेलल है चाहे वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, आगे जाके अगर एक लाइन आए और उन दोनों को कट करके जाए, मिनिमम टू लाइंस तो हो,
एक लाइन नहीं होगी, एक लाइन इंटरसेक्ट लाइन बोलती है। अगर दो लाइन को एक लाइन आए और दोनों को कट करके चली जाए तो वो जो लाइन कट करके जा रही है वो ही ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। तो यानी कि मिनिमम 2 लाइंस होनी चाहिए भाई आपकी। तो 2 लाइंस तो हो या ज्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 से कम ना हो। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रांसवर्सल लाइन को बनने के लिए ध्यान से सुन लेना क्या कह रहा है वो। उसने कहा कि स्ट्रेट लाइन विच कट्स 2 और मोर देन स्ट्रेट लाइंस, भाई 2 या 2 से ज्यादा। उसने कहा कि स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी कि अलग अलग पॉइंट पे कट करके जाए, तो इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास एक फिगर है यहाँ पर, तो ये ध्यान से देखो, ये 2 लाइन है मेरे पास, एक एम है और एक एन है। इन दोनों को इस लाइन ने कट किया, बिल्कुल किया। तो इसका मतलब जो ये एल है ना, ये वाली लाइन जो इनको कट करके जा रही है, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगी भाई आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसने एम को भी कट किया पी पॉइंट पर और एम को भी कट किया क्यू पॉइंट पर, तो इसलिए ये क्या है भाई, इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ध्यान से सुनो आगे उसने क्या है, इन द गिवन फिगर उसने कहा कि लाइन एल इज द ट्रांसवर्सल लाइन, द लाइन एम एंड एन रेस्पेक्टिवली इफ द यानी कि एल इंटरसेक्ट एम एंड एन एट पी पॉइंट एंड क्यू पॉइंट रेस्पेक्टिवली। भाई ध्यान से देखो, इस एल ने जो है एम को भी कट किया पी पॉइंट पर, एन को कट किया क्यू पॉइंट पर, तो इसका मतलब एक लाइन ने 2 लाइन को अलग अलग टाइम पर कट किया, तो इसका मतलब ये बन गई ट्रांसवर्सल लाइन। अब ध्यान से सुनो जी, अब कुछ एंगल यहाँ से जनरेट हुए। अब आपको दिख रहा होगा भाई 4 एंगल ऊपर बन गए, 4 एंगल नीचे बन गए, तो कुछ ना कुछ तो नाम होगा ना। ध्यान से सुन के चलो कि एंगल्स 1 2 7 8 आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, वाइल ध्यान से सुन लो, पहले रुक जाओ, ये एंगल 1 2 8 7, ध्यान से सुनो 1 2 7 8 या 8 7, बात वही है। देखो ये लाइन से ना बाहर की साइड है, तो बाहर की साइड है तो इनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। देन अगर मेरे पास एंगल कौन से भाई आपके पास 3 4 5 एंड 6, ये 3 4 5 एंड 6 ये सारे क्या है, इन दोनों लाइंस के क्या है, अंदर की साइड है, तो इनको बोला जाता है इंटीरियर एंगल। ध्यान से सुन लेना भाई, ठीक है ना। यहां तक की तो हमारी बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब हमारे पास क्या आता है, एक टॉपिक आता है कि भाई एंगल्स तो थे, इनके क्या पर्टिकुलर नेम भी होंगे? हाँ जी बिल्कुल होंगे। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास यही डायग्राम थी, वहां पर हमने कहा कि कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं? द एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर नोन एज द कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। कौन कौन से भाई आपके पास? ध्यान से सुनना, कोई एक एंगल लो, कोई सा भी एक एंगल जो आपका मन करे। आपने 1 को लिया, 1 के ऊपर तो एंगल नहीं है ना, तो नीचे की साइड एंगल है, तो इसका मतलब इस 4 को छोड़ने के बाद जो नेक्स्ट एंगल आएगा ये क्या कहलाएगा आपके पास? कंपोजिट एंगल, सॉरी कोरोस्पोंडिंग एंगल कहलाएगा। ध्यान से देखो जी, 1 एंड 5 क्या है आपके पास? कोरोस्पोंडिंग एंगल है। अब इस 5 को देखो, क्या है भाई आपके पास? इस 4 को देखो, और 4 को देखने के बाद ऊपर एक एंगल है, तो अगला तो नहीं एंगल मिलेगा, नीचे की साइड आएंगे, तो 5 को छोड़ने के बाद जो आपके पास नेक्स्ट एंगल होगा यानी कि 8, ये आपके पास क्या होगा? कोरोस्पोंडिंग। ध्यान से देखो कौन से की बात करें, 4 एंड 8, क्या 4 एंड 8 होगा? यहाँ पर इक्वेशन में कुछ गड़बड़ है, ध्यान से सुनो, इसको चेंजेस करना है भाई आपको, ये चेंजेस होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको हटाना है, अब यहाँ पर लिखते जाना है। देखो जी, इसके बाद मैंने कहा कि एंगल 4 एंड एंगल 8 आपके पास कोरोस्पोंडिंग एंगल होगा। ध्यान से सुन लेना। फिर इसके बाद 2, एक एंगल छोड़ने के बाद कौन मिला? 6 मिला, तो इसका मतलब एंगल 2 एंड एंगल 6 आपका कोरोस्पोंडिंग एंगल है। फिर इसके बाद 3 एंड कौन है भाई आपके पास? 7 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? एंगल 3 कितना मिलेगा? एंड एंगल 7। ये सारे के सारे क्या है आपके पास? कोरोस्पोंडिंग एंगल है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है जी। तो इसका मतलब नेक्स्ट में चलते हैं भैया, आपके पास नेक्स्ट क्या है भैया आपके पास? अल्टरनेट एंगल। व्हेन 2 लाइंस आर क्रॉसिंग बाय अदर लाइन, भाई ध्यान से सुन लेना, क्रॉस्ड बाय अदर लाइन, ठीक है ना। उसने कहा कि द पेयर ऑफ ऑन अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज कॉल्ड द अल्टरनेट एंगल। कहने की बात क्या है भाई आपके पास? अगर मैं एक 4 की बात करता हूं, तो इधर कौन एंगल बना भाई आपके पास? क्रॉस होने के बाद आपके पास 6 बना, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि 4 एंड 6 देखो बना क्या है भाई आपके पास? इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना। कौन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर 3 की बात करें तो किसका बनेगा भाई आपके पास? 5 का। तो 3 एंड 5 क्या है भाई मेरे पास? इसके बाद आता है 1 ये रहा और 7 ये रहा, क्या दोनों क्रॉस हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। तो 1 और 7 और 2 और 8 ये दोनों क्या है आपके? बाहर के एंगल है, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ये रहे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये रहे। तो आपको सिर्फ इतना बेसिक याद रखना है, हमारा काम चलेगा। और ध्यान रखना, जब भी अल्टरनेट एंगल्स
या corresponding एंगल्स इक्वल होंगे वो तभी पॉसिबल होंगे जब लाइन आपकी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर पैरेलल नहीं है ना तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे ना corresponding एंगल इक्वल होंगे, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं भाई, जो क्वेश्चन में आपकी यूज होने वाली है। क्या होने वाली है कि भाई एक्सियोम्स, फर्स्ट एक्सियोम्स क्या है पहले ध्यान से सुनो। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, ध्यान से सुनना है, अब ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किसको, पैरेलल लाइंस को कर रही है, तो देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। दिस एक्सियोम्स इज नोन एज corresponding एंगल एक्सियोम्स। भाई आप ध्यान से सुनो, उसने खुद ही बोल दिया कि भाई अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन किसी दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो आपके corresponding एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी ये एक्सियोम्स आपकी क्या करेगी, काम करेगी, ठीक है ना। और वो तभी बनेंगे जब भाई वो पैरेलल होंगे, इक्वल, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पे आ जाए, जैसे हियर एंगल 1 = 5 हो जाए, 2 = 6 हो जाए, 4 = 8 हो जाए और आपके पास 3 = 7 हो जाए। इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो आप सारे के सारे इक्वल है। कौन सी बात करी, 1 से 5, 1 ये रहा, 5 ये रहा, corresponding है 4 ये रहा और आपके पास 8 ये रहा, 2 और 6 इक्वल है और 3 और 7 इक्वल है। अगर ये सारे इक्वल हो जाए तो इसका मतलब corresponding एंगल्स इक्वल कब हुए, जब ये आपके क्या थे, corresponding एंगल्स थे, तब पैरेलल लाइंस बनी हुई थी। एक्सियोम्स 2 की बात करी जाए तो उसने कहा कि इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two lines such that a pair of corresponding angles is equal। भाई अब उसने कहा कि अगर corresponding angle equal हो जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, तो then the two lines are parallel to each other। भाई देखो अगर ये parallel है तो एंगल इक्वल है, एंगल इक्वल है तो ये पैरेलल है, तो दोनों का कन्वर्स हुआ और ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होने वाली है भाई आपकी क्वेश्चंस में, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट से। देखो अब हमारे पास आता है सम इंपोर्टेंट थ्योरम्स, ये इसका थ्योरम्स है भाई, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। देखो क्या क्या कहते हैं भाई, उसने कहा कि इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस इन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। अभी मैंने बता क्या है भाई कि भाई अगर पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन intersects two straight lines in such a way that a pair of alternate interior angles are equal, then the two lines are parallel। तो हमने यही तो बात बोली कि भाई अगर सपोज करो कि उसने कहा कि अल्टरनेट एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो इसका मतलब वो पैरेलल लाइंस होगी। अगर पैरेलल लाइंस है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, तो ये दोनों आपस में कन्वर्स ही तो है। तो आगे चले, अगली नेक्स्ट की बात करी जाए तो उसने कहा कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स, ठीक है जी, टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ, कौन से भाई आपके पास, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कहने का मतलब कौन कौन सी बात कर रहे हैं भाई, सपोज करो ये मेरे पास वो डायग्राम है जी, अब ये दोनों एंगल की बात करी जा रही है, इन दोनों एंगल की, तो ये दोनों जो एंगल है ना ये आपके क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या होगा, या हम इनको को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनका जो सम है हमेशा वो कितना रहेगा भाई आपके पास, 180 रहेगा। किसी तरह से भी जोड़ लेना, कहीं से भी प्लस कर लो, आपका क्या कहलाएगा भाई, वो सेम एज इट इज 180 डिग्री कहलाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आ जाए भाई, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस इन सच अ वे दैट अ पेयर ऑफ, क्या भाई आपके पास, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल। भाई ये तो कन्वर्स है ना, इन दोनों का कन्वर्स हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक प्रॉपर्टी को अच्छे से करना है, दूसरी प्रॉपर्टी उसका कन्वर्स बनेगी ही बनेगी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं हम, थोड़ी सी बात कर लेते हैं ट्रायंगल्स की। देखो आपको पता है कि ये थोड़ा सा जो टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना, लेकिन यूज जरूर होगा। भाई आपको पता है कि अगर एंगल्स की बात हो रही है तो एंगल्स ट्रायंगल में भी बनते हैं। तुम थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं कि भाई हमें ट्रायंगल में भी काम आएगी, और इस चैप्टर में कहीं पर ट्रायंगल जैसी फॉर्म बनती है तो हम उसे भी कवर कर सकते हैं। भाई उसने कहा है कि अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। भाई उसने कहा कि 3 लाइन सेगमेंट्स हैं और वो क्या हो रही है, आपस में क्लोज्ड हो रहे हैं, बाउंडेड हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कहलाएगा भाई, वो ट्रायंगल कहलाएगा। एक शेप आपके पास ये रही ए बी सी, क्या तीनों क्लोज्ड है, बिल्कुल है जी, यही आपका क्या कहलाएगा, ट्रायंगल कहलाएगा। आगे उसने क्या कहा कि वी डिनोट अ ट्रायंगल बाय द सिंबल, ये आपके पास ट्रायंगल को सिंबल है डिनोट करने का, इनका ट्रायंगल जैसा। इन द गिवन फिगर, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल एबीसी इज शो इन विच, यानी कि एंगल ए, एंगल बी एंड सी आर क्या है, 3 वर्टिसेस हैं आपके पास ये। अब ये जो साइन है ये एंगल का है आपका,
अगर आप सिंपल ए बी और सी लिखते हो तो इसका मतलब ये वर्टिसेस को डिनोट करते हैं। अगर साथ में ये साइन आप लगा दो तो ये एंगल को डिनोट करेंगे। एंगल का मतलब ये कितना एंगल का है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 90 है, कितना है, कुछ भी हो सकता है। ये हो गया आपके पास एंगल बी, ये हो गया एंगल सी। आर 3 एंगल्स एंड ए बी, अगर आपने दो दो का कभी पेयर बना दिया ए बी बी सी सी डी, ये किसको डिनोट करेंगे भाई आपके पास, ये करेंगे साइड्स को ऑफ ट्रायंगल। जैसे ए बी का मतलब ये पूरी साइड, बी सी ये पूरी साइड, ए सी ये पूरी साइड। तो एक कहने का मतलब क्या है कि एक ट्रायंगल अपने आप में पूरे को डिनोट करके चलता है। तो इसलिए हमें हर एक प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगला चैप्टर हमारे पास क्या आने वाला है भाई, आपके पास ट्रायंगल आने वाला है। सम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की बात कर लेते हैं, पर छोटी छोटी बातें करते हैं। तो पहले आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो सारी साइड होती है, 3 साइड्स आर इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहता है भाई आपको, अगर ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल हो जाए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। इसके बाद स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है भाई, आपके पास तीनों साइड ही डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो उसको स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल क्या कहलाते हैं भाई आपके पास, उसने कहा कि अ ट्रायंगल इन विच एवरी एंगल लाई बिटवीन 0 to 90 इज कॉल्ड अ एक्यूट एंगल। इसके बाद राइट एंगल क्या कहलाता है भाई, इसके अंदर एक जो एंगल है ना, एक एंगल, ओनली एक एंगल 90 बन जाए वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा कि भाई आपको पता है कि अगर उसके पास एक एंगल, ओनली एक एंगल 90 से बड़ा हो जाए तो वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा, ठीक है ना, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, ये चीज तो हमारी बेसिक चीज थी। तो अब हमारे पास क्या चलने वाला है भाई, क्वेश्चन चलने वाले हैं। कैसे चलेंगे, ध्यान से सुन लो। अब ध्यान से देखना कि क्वेश्चन का किस्सा शुरू हो चुका है, तो आपको दिमाग यहां पर रखना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी भाई, उसने कहा कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ध्यान से सुनो क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन को लिखते हुए गलती नहीं करनी है भाई। आर डी शर्मा में आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको करने चाहिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन में कराऊंगा आपको उसी से पूरा समझ में आने वाला है कि क्या फंडा इसमें चलने वाला है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुने। उसने कहा कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान से सुनो कि हम यहां से लिखेंगे लेट द एंगल इज कितना भाई आपके पास x एंड देन एंड द कॉम्प्लीमेंट इज कितना होगा आपके पास 90 माइनस x। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब उसने क्या कहा ध्यान से सुनो, फाइंड द उसने कहा कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, बताना है विच इज 32 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। भाई आपको उसने कहा कि कॉम्प्लीमेंट से कितना ज्यादा है भाई, वो 32 ज्यादा है। तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट तो कितना हो जाएगा भाई आपके पास, बताओ कॉम्प्लीमेंट कितना है 90 माइनस एक्स, और एंगल कितना है मेरे पास x, ये कितना ज्यादा है 32 है। x को इधर लाओ, इसको इधर लेके जाओ तो x इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 90 माइनस के 32। तो 2x की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, 10 में से अगर 2 निकाल दे तो 8, कितना बनेगा आपके पास, 8 में से ये चला गया तो 58। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 58/2, और आपको पता ही है कितना बन जाएगा 4, सॉरी कितना बनेगा आपके पास, ये बनेगा 2 और ये बन जाएगा आपके पास 9। तो x की वैल्यू कितनी आई भाई मेरे पास, ये बन गई 29। तो अब आपको कौन कौन सा एंगल निकालने थे भाई, आपके पास एक तो x आ गया, और एक कितना आ गया भाई आपके पास आ जाएगा 90 माइनस के x। तो कितना बन जाएगा भाई आपके पास 90 माइनस के 29, और ये कितना बन जाएगा 10 में से गया 1 और 8 में से गया 7। तो कितना आ गया मेरे पास, ठीक है जी, कितना आएगा 71 नहीं 61 आएगा। ये बन जाएगा 10 में से गया 1, 8 में से 2 गया 6, ये तो गड़बड़ कर दी थी। ये बना आपके पास एंगल। तो एक एंगल आएगा आपके पास कितना 29, और एक एंगल आएगा, जैसे आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा भाई, मुझे कितना मिलेगा आपके पास 32 मिल जाएगा, माइनस करके देख लो, ठीक है जी। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या मिलता है भाई आपको, ध्यान से देखो। उसने कहा कि द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन 3 टाइम्स इज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, हम यहां से लिखते हैं कि सॉल्यूशन, कि हमने कहा है कि क्या भाई आपके पास कि गिवन दैट
अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनो, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। भाई ये ध्यान से सुनो, एक एंगल है मेरे पास x, अगर मैं इसके सप्लीमेंट्री की बात करूं, कॉम्प्लीमेंट्री की, तो बन गया आपके पास सप्लीमेंट, बन गया जी, ये बन गया मेरे पास कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं भाई आपके पास किस किस की बात कर रहा है भाई, ये सप्लीमेंट, और ये बन जाएगा मेरे पास कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान से सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है जी, उसने क्या कहा है कि जो सप्लीमेंट एंगल है इज 10 डिग्री मोर देन है। भाई सप्लीमेंट को लिखो 180 माइनस के x, क्या है भाई 3 टाइम्स है कॉम्प्लीमेंट के, तो 3 इंटू 90 माइनस के x और प्लस के कितना कहा उसने 10 डिग्री। क्लियर होगी, इस 10 को इधर लाएंगे तो 170 बन गया, माइनस के x, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 माइनस के 3x, 3x को इधर लाओ तो ये तो बन गया 3x माइनस के x इक्वल टू बन गया 270 माइनस के 170, और ये बन गया आपके पास 2x, और ये कितना बन गया आपके पास 270 माइनस डायरेक्ट ही कर लो, कितना बन गया आपके पास 100, तो ये बन गया x की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 50। तो अब मेरे पास जो एंगल था वो कितना था भाई आपके पास 50 था, उसने कहा कि फाइंड द एंगल, एंगल कितना है मेरे पास वो 50 है। अब कैलकुलेशन कर लो, आपके पास सेम मिलेगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई आपके पास, ये तो थी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन। अब उसने कहा है क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से कवर करना है, ध्यान से सुनो। उसने कहा है कि इफ x डिग्री इज द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, एंड y डिग्री is the measure of an angle which is equal to the supplement, then आपको फाइंड करना है ये। हम यहां से लिखते हैं भाई, थोड़ा सा सॉल्यूशन की बात कर लो, ध्यान से सुनो। उसने कहा कि if x degree is the measure of an angle which is equal to its complement, तो यहां से लिखेंगे कि given that x डिग्री इक्वल्स टू कितना है जी आपके पास 90 माइनस के x, कितना है जी, उसने कहा ना कि x डिग्री इज द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू द इट्स कॉम्प्लीमेंट, एंड y डिग्री इज द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू द सप्लीमेंट, यानी कि कॉस्ट हो जाएगा मेरे पास 180 माइनस के y। ये हमारे पास गिवन है। उसने मुझे ये बोल दिया कि मुझे क्या फाइंड करके दिखाओ भाई आप, देन x डिग्री अपॉन में y डिग्री। ठीक है जी, तो अगर हम थोड़ा सा माइंड का यूज करें तो यहां से x को इधर लेके आएंगे तो कितना बन जाएगा 2x इक्वल्स टू में कितना हो गया मेरे पास 90, तो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 45 डिग्री। क्लियर होगी जी इतनी बात। एंड यहां से अगर मैं y की बात करूं तो y इधर आके कितना हो जाएगा भाई आपके पास y प्लस y इक्वल्स टू में 180 डिग्री, तो ये बन जाएगा 2y इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 90 आ गई। क्लियर हो गई मेरी बात। अब अगर मेरे पास ये चीज आई तो इसका मतलब मुझे क्या देखना है भाई, पूरे के पूरे क्वेश्चन को देखना है कि हमें फाइंड क्या करना है कि देयरफॉर, या हम यहां से डायरेक्ट लिखेंगे भाई कितना कि नाउ हमें जो फाइंड करना है उसकी बात करो। x अपॉन y मुझको बताना है, तो x अपॉन y बताओ किसके इक्वल है भाई आपके पास, x अपॉन y बताओ कितना है। x की वैल्यू हो गई मेरे पास 45 और इसकी वैल्यू हो गई मेरे पास 90, कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया 1/2, या तो आप इसकी वैल्यू 1/2 बताओ या इसकी वैल्यू बताओ तो 0.5, तो ये आंसर आपका होने वाला है। क्लियर हो गई इतनी बात। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया आपके पास, उसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर द एडजॉइंट फिगर। आपके पास कुछ फिगर्स हैं, आपको उसे देख के क्या बताना है भैया, आपको कुछ वैल्यूज डिस्कस करनी है। तो अगर मेरे पास यहां से मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, ठीक है जी, अब हमारे पास कुछ फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको इतना तो पता है ना, जहां पर ये पॉइंट आ जाए वहां पर क्या मिलता है भाई आपको, वहां पर क्या मिलेगा, ये वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 90 के इक्वल हो गई। अब इतना पता है तो आगे का काम तो आप सेम कर ही लोगे। कैसे बनेगा, ध्यान से देखो जी। अब हमें क्या करना है कि नीचे वाले एंगल की बात करते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो दोनों प्लस होने के बाद क्या मिलाएंगे भाई आपको 180 दिलाएंगे। हम यहां से लिखेंगे कि we know that कि 3a प्लस के 22 डिग्री 47 डिग्री और इक्वल टू में कितना है आपके पास 180 डिग्री।
तो यहाँ से 3a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई आपके पास, इसको लिखेंगे कि बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है जी, एलपी यहां पर यूज करी तो आप ध्यान से सुने, इन दोनों का जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 6 और इक्वल टू में बन जाएगा 180 डिग्री। इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना बन जाएगा 3a इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस के 69 डिग्री। क्लियर होगी बात। तो 3a की वैल्यू बताओ किसके इक्वल आ गई, 0 में से 9 गए 1 और 7 में से 6 गए 1 और ये बन जाएगा आपके पास 1। क्लियर होगी जितनी बात। अगर हमारे पास इतना डाटा मिल जाए तो हमारा काम चलेगा कि अगर मैं 3 से इसको कैंसिल करता हूं तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 3 3 जा 9 2 और 3 7 जा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 37 डिग्री आई। ठीक है जी, अब यहां से लिखते हैं एंड। हमारे पास क्या है भाई वहां पर कि हम यहाँ लिखेंगे कि नाउ या एंड कि हमारे पास कितना है भाई आपके पास a प्लस बी प्लस के 18 डिग्री, ठीक है जी, और प्लस के 90 डिग्री इक्वल टू में कितना आ रहा है भाई मेरे पास, ये बन जाएगा 180 डिग्री बाय स्ट्रेट एंगल्स। ठीक है, तो ये 180 इधर जाएगा तो a प्लस के, या हम क्या कर सकते हैं भाई यहाँ पर सिंपल सी बात है, a की वैल्यू पुट करो 37 प्लस b और इक्वल टू 90 माइनस हो जाएगा तो 90 माइनस के 18। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा b इक्वल्स टू 10 में से 8 गए 0, 8 में से गए 7 माइनस के कितना बन जाएगा 37 और 37 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा 12 में से 7 गए, कितना बचेगा मेरे पास 5, 6 में से गए 3। तो यहाँ पर हमें कितना मिला भाई आपके पास, b की वैल्यू आई मेरे पास कितनी 37 और a की वैल्यू आई मेरे पास b की वैल्यू 35 है और a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 37 है। अब आप ये बताओ क्या इसमें कोई बड़ी कोई कैलकुलेशन थी आपकी, नहीं थी, तो इसका मतलब आंसर बिल्कुल सिंपल है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास दिस और b की वैल्यू दिस। सेम क्वेश्चन आपके पास आने वाला है भाई, सेम जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे करें। आपको पता है कि अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम भी कितना होने वाला है 90 होने वाला है। ये आप पूरा ही ले ले भाई, कोई इसमें कोई वो नहीं है कि आप, क्योंकि मैंने पिछली बार पूरा लिया था तो आप भी पूरा ही एंगल ले लो ऊपर स्ट्रेट एंगल बना के। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ध्यान रखना ये आपके पास क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है जी, सेल्फ आपको करना है। नेक्स्ट पे आ जाए, उसने कहा कि फाइंड द एंगल विच इज 60 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान से सुनो कि उसने कहा कि अपने कॉम्प्लीमेंट से 60 डिग्री ज्यादा है वो एंगल, तो आपको एंगल फाइंड करना है। कैसे है जी, ध्यान से सुन लो। अब आपके पास आता है भाई क्वेश्चन कि सॉल्यूशन में, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने ये क्वेश्चन आपको करा दिया है। तो मैं जो क्वेश्चन है पूरा मिल रहा है भाई आपके पास क्या, फाइंड द एंगल विच इज 60 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट द एंगल बी एक्स एंड complement of an angle b 90 माइनस x। कितना मिलेगा जी आपको 90 माइनस के x। अब ध्यान से सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है जी आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने कहा कि एक एंगल है जी मेरे पास x है, उसने कहा कि कितना है जी 60 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट कितना है भाई आपके पास 90 माइनस के x और प्लस के 60 डिग्री। x को इधर लेके आए तो 2x बन गया, टोटल को जोड़ देंगे तो कितना बन गया 150 और x की वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा मेरे पास 75 डिग्री। तो वो जो एंगल मिला मुझको वो कितना होगा आपके पास 75 डिग्री होने वाला है। ठीक है जी, नेक्स्ट की बात करते हैं। इफ द एंगल्स आपके पास ये दिया मेक्स अप लीनियर पेयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b व्हेन आपके पास ये डाटा पूरा दिया। तो सॉल्यूशन की बात करें, उसने कहा कि द एंगल गिवन दैट द एंगल्स कितना भाई आपके पास 2a माइनस के 30 डिग्री, ठीक है जी, एंड b प्लस के 60 डिग्री। इसने क्या कहा कि भाई मेक अ लीनियर पेयर,
ठीक है जी। तो देन 2a प्लस के 2a माइनस के 30 डिग्री और प्लस के b प्लस के 60 डिग्री इक्वल्स टू में 180 डिग्री। ठीक है जी। यहां पर हमें क्यों पता है, क्योंकि भाई हमें पता है कि बाय लीनियर पेयर। ठीक है जी। भाई आपको पता है कि दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा, तो इसका मतलब बन जाएगा 2a माइनस b इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा 150। क्यों बनेगा आपको पता है, ये इक्वेशन नंबर 1। भाई 30 में से 60 गए 30 इधर माइनस होगा तो बन जाएगा आपके पास 150। एंड कितना है भाई मेरे पास, a माइनस के b की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 30 डिग्री दे रखी है इक्वेशन नंबर 2। ये ब्रैकेट में लिखना कि गिवन दैट। भाई आपके पास ये रूल भी तो दे रखा है कि इक्वेशन यहां से है, तो एक हमने बनाई तो हम यहां से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। कहां से आएगा भाई आपके पास कि 2a माइनस b इक्वल्स टू में 150 और a माइनस के b इक्वल्स टू में 30 डिग्री। अब ध्यान से सुनो, दोनों का तो सेम साइन है, तो बदलने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई। अब दोनों कट, 2a में से एक है a, 150 में से एक माइनस करेंगे तो 120। तो a की वैल्यू बताओ कितनी आई भाई मेरे पास, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये आ जाएगी 120। ठीक है जी। अब नेक्स्ट की वैल्यू बतानी है आपको कि नेक्स्ट कितना होगा। अब आपके पास ये वैल्यू है तो इसको पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन सेकंड। जैसे ही हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो a कितना है भाई आपके पास 120 है, माइनस के कितना है मेरे पास b है, इक्वल्स टू में कितना बन गया मेरे पास 30। ठीक है जी। अगर 120 है तो मेरे पास, एक मिनट, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, क्वेश्चन बिल्कुल सही है हमारे पास। 180 डिग्री 2a इक्वल्स टू में इतना बना आपके पास, ये बन जाएगा, अरे ये प्लस है हमारा, ये भाई प्लस है ना, प्लस के 2 भी है, ये माइनस नहीं आएगा। तो ये जैसे ही करेंगे तो हमारे पास यहाँ से थोड़ा गड़बड़ा गया भाई क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नहीं तो कह रहा हूँ दोनों एंगल ज्यादा कैसे बन गए भाई 180 से। देखो जी, इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड, ये बनेगा 2a प्लस के b इक्वल्स टू में 150 और ये बन जाएगा a माइनस के b इक्वल्स टू में 30। अब थोड़ा सा ध्यान दो, देखो दोनों साइन तो अपोजिट है, कैंसिल, ये बन गया 3a की वैल्यू होगी 180 डिग्री, क्योंकि दोनों प्लस करेंगे और 3 से कैंसिल करेंगे तो 60 डिग्री। तो a की वैल्यू बताओ कितनी आई, 60 डिग्री। कितनी बनी भाई आपके पास, 60 डिग्री। इसको पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में जैसे ही पुट करेंगे तो a की वैल्यू रख दो 60 माइनस के b इक्वल्स टू में 30, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस b इक्वल्स टू में माइनस के 30 और ये माइनस हो गया तो b की वैल्यू आ गई मेरे पास 30। तो इसका मतलब a की वैल्यू तो बनेगी आपके पास कितनी, 60 डिग्री और b की वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 30 डिग्री। बस ध्यान रखना, थोड़ा सा साइन में कभी गड़बड़ हो जाए तो आप थोड़ा देख लेना कि दोनों लीनियर पेयर को फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। एक हमारे पास क्वेश्चन आता है 12, इफ a रेशो b रेशो c इक्वल टू कितना दे रखा है, 2:3:4, फाइंड ABC। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, सॉल्यूशन की बात करते हैं कि वी हैव, हमें क्या गिवन है पहले ध्यान से सुनो, a रेशो b रेशो c इक्वल्स टू में है 2:3:4। देन लेट a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2x, b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3x और c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास 4x। ठीक है। अगर आपके पास ये एक डायग्राम दे रखा है तो इसका मतलब इन तीनों का जो सम होगा वो कितना बनने वाला है भाई आपके पास 360 बनने वाला है। तो वी नो डेट, ठीक है जी, क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना है मेरे पास 360। क्यों, क्योंकि भाई इन तीनों का जो सम बनने वाला है ना एंगल का, वो बनने वाला है कितना 360, क्योंकि एक पॉइंट से आपके पास तीनों एंगल बने। तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 2x 3x और प्लस के 4x और इक्वल्स टू में कितना बन गया आपके पास 360। तीनों को जोड़ेंगे तो 9x और इक्वल्स टू में 360 और ये 9 से कैंसिल होगा तो कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा कितना आपके पास 40। ठीक है जी। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 40
डिग्री। अब उन्होंने क्या कहा कि एबीसी बताना है, तो ए की वैल्यू बता दो। ए इक्वल्स टू में 2x है तो टोटल बन गया 80। बी इक्वल्स टू कितना है भाई आपके पास 3x है तो ये बन गया 120। और सी की वैल्यू कितनी है 4x है तो ये बन गया 160। अगर आप इन सबको प्लस करोगे तो 360 बन जाएगा। तो एबीसी आपको निकालने थे, ये आपके वो एबीसी होने वाले हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसने कहा कि इन द एडजॉइनिंग फिगर AB पैरेलल टू CD फाइंड करना है आपको x। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसके लिए तो आपको जी जान से मेहनत करनी है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। आप इसकी प्रैक्टिस तब तक करें जब तक ये आपको ना लगे कि आपके अंडर में आ चुका है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी भाई, आपकी x कैसे फाइंड किया जाए। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप इसमें क्या करें कि सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लें। ठीक है, प्रोड्यूस किया तो इसका मतलब इस लाइन को ही तो किया ना। और आपने पहले बोला है कि ए बी पैरेलल टू किसके है, CD के। तो ये पूरी की पूरी पैरेलल आप कहो कि किस पॉइंट पे कट करके गई, ये M पॉइंट पे गई। क्लियर होगी बात। अब अगर ये M पे है तो हम क्यों अपना टाइम इतना वेस्ट करें भाई। देखो डायग्राम कैसे दे रखा है आपको उससे मतलब नहीं है, आपको वैल्यू सही निकालनी आनी चाहिए कि किस तरह से हम उसका यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल होने वाला है भाई आपका। अब ध्यान से देखो कि अगर मैं इस एंगल को फाइंड कर लूं तो क्या मेरे पास ये लीनियर पेयर बन रही है, नहीं बन रही है, पहले ये बताओ। बिल्कुल बन रही है। तो हम यहां से क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। इसको एंगल 1 मान लो और इसको एंगल 2 मान लो और इसको एंगल 3 मान लो। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। अब हम यहां से लिखेंगे सॉल्यूशन में। आप कहोगे सर नीचे जो पैरेलल लाइन डॉटेड बन रही है तो कुछ फायदा नहीं आ रहा है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हम इसकी एलपी क्यों ले। जब हमें पता है हमारा ऊपर से अरेंजमेंट हो रहा है, 3 टॉपिक लाने हैं, तीनों से हमारा काम बन जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से लिखो कि हमारे पास क्या है कि वी हैव कि एंगल ए बी ई इक्वल्स टू में कितना है भाई मेरे पास 120 डिग्री है। एंगल कौन सा है भाई आपके पास, अगर मैं बात करूं इसके अकॉर्डिंग ही एम सी डी इक्वल्स टू में 100 डिग्री है। और आपको फाइंड क्या करना है कि फाइंड करना है आपको एक्स एंगल। ठीक है जी। अब जब फाइंड आपको एक्स करना है तो इसका मतलब सारी प्रॉपर्टी लेके चलो भाई। आप यहां से लिखोगे कि वी नो डेट, आपको पता है कि एंगल 1 प्लस के 120 डिग्री इक्वल्स टू में 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। भाई इन दोनों का जो सम है वो 1 प्लस के 120 डिग्री है। तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू बता दो कितनी आ जाएगी आपके पास। एंगल 1 की वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास कितनी, 60 डिग्री। आप इसको सोल्व करोगे तो आपका काम हो जाएगा। एंगल 1 की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, ये। एंड कि एंगल 3 इक्वल्स टू 100 डिग्री किस तरह से, बाय अल्टरनेट एंगल्स। अब अल्टरनेट एंगल्स का मतलब क्या है जी, ध्यान से सुनो। जब ये पैरेलल है तो ये 100 इस 3 के इक्वल होगा, तो इस 3 के इक्वल होगा तो इसका मतलब अल्टरनेट एंगल मेरे लिए काम करेगा। एंड अगर ये 100 मेरे लिए काम करेगा तो 3 प्लस के 2 मेरे पास लीनियर पेयर बनेगी। तो एंगल 2 प्लस के एंगल 3 इक्वल टू में कितना हो जाएगा मेरे पास 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ठीक है जी। एंगल 2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 3 की वैल्यू अभी ऊपर आपने निकाली है कितनी 100 डिग्री और इक्वल टू में 180 डिग्री। तो एंगल 2 बताओ कितना हो गया भाई मेरे पास, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे भाई। 100 माइनस करेंगे तो 80 डिग्री। तो हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 तो निकल चुका। अब यहां से लिखेंगे कि हमारे पास क्या आता है कि एंगल 1 प्लस के एंगल 2 प्लस के x इक्वल टू में 180 डिग्री। हम यहां से लिख सकते हैं कितना कि इन ट्रायंगल कौन सी भाई आपके पास, बी सी एम, बी ई एम वी हैव, ये हुआ। और यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल।
ठीक है जी। तो हमारे पास अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। अब 1 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितनी है जी 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू है 60 डिग्री, प्लस के एंगल 2 की वैल्यू है 80 डिग्री, और प्लस के x हमें निकालना है इक्वल टू में 180 डिग्री के इक्वल होने वाली है। तो 60 प्लस कितना हो गया, तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस के 140, और ये बन जाएगा x की वैल्यू 40 डिग्री। आपको जो फाइंड करना था वो आपके पास मिल गया, वो कितना आएगा आपके पास 40 डिग्री आएगा। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना शुरू करें और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, अब ध्यान से सुनो जी। अब अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से दूं तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या है। उसने कहा कि इन द फॉलोइंग फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड हमारे पास फाइंड करना है क्या कि पी क्यू आर एंड रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर। भाई पी क्यू आर बताना है और पी क्यू आर का हमें रिफ्लेक्स एंगल बताना है। तो पी क्यू आर यानी कि इस एंगल को बताना है जी हमारे पास एक्स है, ठीक है। अब ध्यान से सुना जाए तो मैं यहाँ से एक छोटी सी क्या करता हूँ भाई, आपके पास कंस्ट्रक्शन करता हूँ। सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ, इस क्यू को हटा लेते हैं। तो हमारे पास क्या होती है, कंस्ट्रक्शन करते हैं कि हमने क्या करना है भाई, एक मिनट, ठीक है जी। अब हमारे पास इस क्यू को हटाओ, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन की कि हमने एक लाइन को पॉइंट इस क्यू से क्या किया, पास किया, और इस तरह से पास किया इस लाइन को कि ये ए बी के भी पैरेलल है और आपके किसके पैरेलल है भाई, आपके पास सी डी के भी पैरेलल है। हमने इसको टी एम मान लिया, क्या मान लिया जिसको टी एम मान लिया। ध्यान रखना, एक एक चीज पे ध्यान रखना है। तो अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये एंगल कितना है जी मेरे पास, सपोज करो जो बन गया बनाया, और ये एंगल मेरे पास 2 आ गया। क्लियर होगी बात। अगर मेरे पास ये आया तो मैं यहां से लिखूंगा कि भाई मेरे पास क्या है कि वी है एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू में 28 डिग्री। एंगल कौन सा भाई आपके पास, सी आर क्यू इक्वल्स टू में कितना है जी मेरे पास, सी आर क्यू 38 डिग्री, ठीक है। तो हम यहां से लिखेंगे कि देन हम यहां से लिखेंगे कि टी एम पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी। तो नाउ तो मैं कह सकता हूं कि एंगल 1 इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा भाई मेरे पास 28 डिग्री, एंड एंगल 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जी मेरे पास 38 डिग्री, और दोनों के दोनों बाय अल्टरनेट एंगल्स। किससे बने भाई आपके दोनों अल्टरनेट एंगल से। भाई ध्यान से सुनो, ये 38 2 के इक्वल हो जाएगा 128 के अल्टरनेट एंगल से हो गया। तो हम यहां से लिखेंगे कि हेयर हमारे पास एंगल, कौन सा एंगल भाई आपके पास, पी क्यू आर। अगर मैं एंगल पी क्यू आर की बात करूं तो ये तो एंगल 1 प्लस के 2 बनेगा ना, और एंगल 1 की वैल्यू है 28 और 2 की वैल्यू है मेरे पास 68, दोनों को सॉरी 38, 8 और 8 16 एज इट इज 1, और ये बन गया 66 डिग्री। तो इसका मतलब मेरे पास जो आंसर पूछा था, एक एंगल आ गया मेरे पास कितना, कि एंगल पी क्यू आर की जो वैल्यू है मेरे पास वो है 66 डिग्री। क्लियर है जी इतनी बात। पहला एंगल आपके पास आ गया जो सॉल्यूशन पूछा था। एंड रिफ्लेक्स एंगल किसका भाई, पी क्यू आर का, इक्वल्स टू होता है 360 माइनस के एंगल पी क्यू आर। इसी का तो पूछ रहा है ना भाई, रिफ्लेक्स एंगल भी, ठीक है इसी का पूछ रहा है। तो ये बन जाएगा 360 माइनस के एंगल कितना निकालना हमने 66 डिग्री। तो कितना बनेगा जी हमारे पास, ये बन जाएगा, देखो 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर बच गया 5, तो हमारे पास ये बन जाएगा 29। तो हमारे पास जो रिफ्लेक्स एंगल आया वो कितना बना भाई मेरे पास 294 डिग्री। भाई एक आंसर ये रहा और एक आंसर मेरे पास ये रहा। तो रिफ्लेक्स एंगल कितना है इसका 249 डिग्री, और नॉर्मल एंगल इसका कितना है 66 डिग्री। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है भैया आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ ए बी पैरेलल टू सी डी फाइंड करना है मुझे एक्स। अब ध्यान से सुनो जी, ये तो सिंपल क्वेश्चन बन गया।
आपको x फाइंड करना है, तो इसका मतलब मुझे ये तो पता है ना कि ये क्या है, ये क्या है भाई एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं भाई सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन की बात करें तो इसका मतलब मेरे पास क्या आएगा कि मैं बोल सकता हूं कितना भैया आपके पास की एंगल कि वी हैव AB पैरेलल टू CD, तो देन क्या आएगा भाई मेरे पास, पहले तो ये बताओ। हमने कहा कि एंगल, ये आपके कोई पॉइंट मान लेते हैं, इसको मान लो P पॉइंट है भाई मेरे पास, और ये पॉइंट मेरे पास Q है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पहले एक एंगल की बात करते हैं, इस वाले एंगल की। मैं वन एंगल ले लेता हूं इसको, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एंगल वन इक्वल टू में कितना बन जाएगा भाई मेरे पास 2x प्लस के 30 डिग्री। क्लियर हुई थी मेरे पास। और इसको लिख देंगे कि बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना भाई। आपको पता है कि वन जो है वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो यहां पर लिखेंगे कि एंड मेरे पास एंगल वन प्लस के कितना भाई आपके पास 3x प्लस के 15 डिग्री इक्वल टू में 180 डिग्री। यहां पे लिखेंगे बाय को इंटीरियर एंगल। भाई आपको पता है कि दोनों के दोनों क्या है आपके पास, को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसका मतलब इनका सम कितना बनेगा आपके पास 180 बनेगा। वन की वैल्यू बता दो कितनी है जी, 2x प्लस के 30 डिग्री प्लस के 3x प्लस के 15 इक्वल्स टू में 180 डिग्री। बस सिंपल सिंपल भाई बात है। तो ये बन गया 5x और इन दोनों का सम बन गया 45 और इक्वल्स टू में बन गया 180 डिग्री, ठीक है जी। अब थोड़ा ध्यान से सुनो कि 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 80 माइनस के 45, तो ये बन गया 5x इक्वल्स टू में 135। अगर ये 135 है तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 2 और ये बन जाएगा 5। सॉरी कितना बनेगा, कितना बन जाएगा, ये बनेगा 10, ये बनेगा 37 डिग्री। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 27 डिग्री। आपको क्या निकालना था भैया, आपके पास x से तो निकालना था, और x से निकालना था, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 27 डिग्री। क्लियर हो गई जितनी बात। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आपका है, ये आपको अपने आप ही करना है। क्यों करना है, ध्यान से सुनो। आपको पता है कि ये एंगल अगर आपके पास आ जाए तो कितना मिलेगा भाई आपके पास, ये एंगल कितना है आपके पास, ये इसके इक्वल है, तो इन दोनों का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा भाई मेरे पास, कितना आएगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब आप इन जब दोनों को जोड़ दोगे तो ये क्या मिल जाएगा आपके पास 180 डिग्री मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। तो ये बन गया आपके पास सेल्फ, ठीक है जी। बहुत आराम से क्वेश्चन करना है, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए जल्दबाजी मत करना है। ये क्वेश्चन आपके पास सेम ऐसे ही है जैसा पिछला क्वेश्चन था, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। अब ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास क्वेश्चन आता है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास ये एंगल निकल जाए, और ये एंगल तो आपको पता है कहां से मिल सकता है, हम यहां से लिखेंगे कि सॉल्यूशन वी हैव, जब हमारे पास ए बी पैरेलल टू किसके है जी, सी डी के है, तो हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। तो देन क्या मिलेगा भाई बताओ, कि अगर मैं इसको बोल दूं ये एंगल 1 है, ठीक है जी, ये एंगल कितना आ गया मेरे पास 1 आ गया, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि एंगल 1 प्लस के 104 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री की बाय लीनियर पे, ठीक है जी। तो एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा भाई आपके पास 180 डिग्री माइनस के 104, ठीक है जी। तो कितना बन जाएगा आपके पास कि एंगल 1 इक्वल टू 76 डिग्री, कितना आएगा जी आपके पास 76 डिग्री। तो आपके वो इतना तो पता चल गया कि 1 की वैल्यू आ गई 76 डिग्री। एंड वी नो डेट कि एंगल 1 इक्वल टू किसके हो जाएगा भैया आपके पास, एंगल कितना बनेगा आपके पास CQM बाय corresponding एंगल्स। भाई आपको पता है कि एक एंगल को छोड़ने के बाद दूसरा एंगल मिलता है पैरेलल लाइंस में, वो वर्टिकल या सॉरी corresponding एंगल होगा। तो इसका मतलब हमारे पास मिल जाएगा कि एंगल 1 इक्वल टू में 2x कितना है जी 2x माइनस के 40 डिग्री।
और 1 कितना है आपके पास 76, तो 2x माइनस के 40 76, तो 2x इक्वल टू कितना बन जाएगा 76 प्लस के 40, तो टोटल कितना बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 11। 2 से कैंसिल कर दो जी, कितना मिलेगा आपके पास, ये तो बन गया आपके पास 5 और ये बन गया 8, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 58 डिग्री। किसको फाइंड करना था भाई, आपको करना था x को, और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 58 डिग्री। तक कितने सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन तभी क्वेश्चन हो पाएंगे जब आपके पास कुछ क्या होगा भाई, आपके पास नॉलेज होगी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज की, ठीक है ना। अब आपको तो यही लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत आसान था, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम वो कर, भैया बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ अपनी जो सारी पावर है ना वो आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है जी। तो फटाफट से ध्यान से देखें, आपके पास क्वेश्चन आता है क्या कि इन द फॉलोइंग फिगर L पैरेलल टू M पैरेलल टू N फाइंड द x इन ईच केस। अब आप ध्यान से सुने कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात करूं तो मुझे यहाँ पर पता है कि मुझे किस तरह से आपका लेके क्वेश्चन को चलना है, ठीक है जी। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो या तो आप ये क्वेश्चन मेरे से करवा लीजिए या मेरे से ये क्वेश्चन करवा लीजिए। अगर इसकी बात करी जाए तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान होने वाला है और आपका दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान होने वाला है। क्यों होने वाला है, ध्यान से सुनो। अगर मैं यहाँ से इस लाइन को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देता हूं तो आपको पता है, ये सपोज करो ये जो पॉइंट आया ना आपके पास, ये पॉइंट मान लो ये P पॉइंट आ गया, ये आपके पास यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, Q पॉइंट है, ठीक है। अब आपको इतना तो दिख गया होगा ना कि अगर इस पॉइंट को मान ले तो ये T पॉइंट मान ले, मेरे पास क्या बना, इसको R मान लो, R तो हमारे पास है नहीं ना, तो R मान लेंगे तो PQR हो जाएगा। अब हमें एक ट्रायंगल दिखी PQR, अरे भाई अगर ये ट्रायंगल दिख गई तो इसका मतलब हमारा काम भी चल सकता है, ठीक है ना। अगर ध्यान से देखिए, अगर ये इसके पैरेलल है, उसने खुद बोल दिया कि भाई तीनों पैरेलल है, तो इसका मतलब ध्यान से देखो जेड कहां बना है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ना, ये एंगल 1 मान लो आर की पोजीशन पे जो है। तो हम कहेंगे कि ध्यान से सुनना कि हम यहाँ लिखेंगे कि सॉल्यूशन, मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूं भाई बस ओनली, कि हम यहाँ लिखेंगे कि वी हैव क्या भाई आपके पास L पैरेलल टू N पैरेलल टू N। तो देन हमने यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन की, आप नॉर्मल कंस्ट्रक्शन अपने कॉपी में कर सकते हो पेपर के टाइम पे। आपने इस वन एंगल को मान लिया तो हम यहाँ लिखेंगे कि कितना, कि एंगल 1 इक्वल टू कितना बन जाएगा भाई आपके पास 60 डिग्री बन जाएगा, और हम इसको लिखेंगे कि बाय अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब हमें इतना पता चल गया कि 1 की वैल्यू 60 है, तो एंड वी नो डेट कि एंगल 1 प्लस के x इक्वल टू में कितना होगा 180 डिग्री, ये बन जाएगा बाय लीनियर पेयर, क्यों बनेगा जी, देखो अगर मैं इस दोनों को सम करता हूं तो ये तो 180 बन गया ना इस पे, यहाँ पर जब ये 180 बना तो इसका मतलब मेरे पास आ जाएगा एंगल 1 की वैल्यू हो गई 60 और प्लस के x और इक्वल टू में 180 डिग्री। तो इसका मतलब थोड़ी सी बात की बात करी जाए, ठीक है ना, अरे हमें तो x ये है, ये नहीं है हमारे पास x, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है ना, ये x नहीं है, तो हमने जो है थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, हमने x कुछ गलत ही मान लिया भाई आपने, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, ये जो x है ना, ये तो ये वाला x है यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये x नहीं है, ये वाला एंगल है x बाई, हमें ये एंगल मिल गया तो इसको दो एंगल मान लो, तो हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल 1 प्लस के एंगल 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ गया। अब हमने जो किया ना भाई, इसमें थोड़ा सा ना बहुत ज्यादा हो गई, तो मैं इसको डायग्राम को ना थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा खुल के बना लेता हूँ। ये एंगल है जी आपके पास, ठीक है, ये डायग्राम है हमारे पास, देखो कितना है आपके पास, ये बनी L, ये बना M, ये बन गया N और ये बन गया आप सपोज करो Q है, हमने इसको ऐसे ही तो प्रोड्यूस किया था, ठीक है। ये एंगल है X, ठीक है, और ये एंगल 1 है, ये 60 है और ये आपके पास 140 है, ठीक है। ये आप मान लीजिए कितना आपके पास ये जो पॉइंट आया कितना माना था हमने P, और ये हो गया मेरे पास R। हम इसको एंगल 2 मान लेते हैं, इसको एंगल 3 मान लेते हैं, 1 2 3 निकाल लो, हमारा काम चल गया, 1 आ गया। तो कैसे आएगा, इन दोनों का सम, यानी कि 1 + 2 = इतना है, तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास 60 प्लस के एंगल 2 इक्वल टू में कितना आ जाएगा भाई मेरे पास 180 डिग्री।
तो टोटल कितना बन जाएगा भाई मेरे पास, एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 120 डिग्री। ठीक है, कितना बन गया भाई मेरे पास। अब 3 को निकालते हैं, 3 का मतलब हो जाएगा, हम यहां से लिख सकते हैं कितना, कि एंगल 3 प्लस के एंगल 140 इक्वल्स टू में कितना बनेगा भाई आपके पास 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो 3 एंगल निकाल लेंगे तो जी 3 एंगल किसके इक्वल आ जाएगा 40 डिग्री के। तो मेरे पास ये क्या, तो हम यहाँ लिखेंगे कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर देन क्या है जी आपके पास, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस के एंगल R इक्वल्स टू में 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इन तीनों का जब सम करेंगे तो इसका मतलब एंगल 2, P की वैल्यू कितनी है, P एंगल कितना है अंदर 2, Q एंगल कितना है मेरे पास X, R एंगल कितना है भाई मेरे पास 3 और इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 एंगल की वैल्यू बताओ कितनी आई मेरे पास, ये आई मेरे पास 120 डिग्री प्लस x प्लस 40 और इक्वल्स टू में 180। देखो जी ये 160 तो ये बन गया, तो x में से घटेगा तो ये आगे मेरे पास 20, तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, ये बना मेरे पास कितना 20 डिग्री। देखो इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा, ये अगर क्वेश्चन आपको समझना है तो थोड़ा सा लॉजिक वाला काम करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन थोड़ी करनी पड़ेगी, चाहे आप उसे बोर्ड पेपर में लिखें या ना लिखें, लेकिन डायग्राम में आपको बिल्कुल एग्जैक्टली शो करना होगा। इसलिए मैंने दोबारा से इधर डायग्राम बनाया कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है जी, अब आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये रहेगा आपके पास सेल्फ, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है भाई क्या, एक थोड़ा सा ट्रायंगल से हमने रिलेटेड क्वेश्चन दिया है जो कि कंपटीशन में मिल जाता है और टीचर हमारे पेपर में भी दे देते हैं। तो क्या मिलता है भाई आपके पास, इन ट्रायंगल एक्स एंड वाई, एक्स एंगल ये रहा, वाई एंगल ये रहा, जेड एंगल बताना है। तो आपको पता ही है कि सॉल्यूशन कैसे करना है, कि वी नो डेट ट्रायंगल एक्स वाई जेड देन कि एंगल x प्लस के एंगल y प्लस के एंगल z इक्वल्स टू में कितना होगा भाई आपके पास 180 डिग्री होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है जी, तो x की वैल्यू यहां से रखें 45, y की वैल्यू 75 और एंगल z आपको फाइंड करना है तो 180 डिग्री। तो आपको इतना तो पता ही होगा कि एंगल z की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस के, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0, ये हो जाएगा आपके पास 120। ठीक है 120 है, तो z की वैल्यू कितनी है आपके पास 60 डिग्री। तो z कितना बनेगा भाई आपके पास 60 डिग्री बन जाएगा। क्लियर हो गई जितनी बात। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, हम अपने क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी फिनिश करते हैं। ये आपका क्वेश्चन अच्छा है, क्यों है, क्योंकि ये ट्रायंगल बेस्ड प्रॉपर्टी बनाएगा। ये सन देखना है आपको कि किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि हमें क्या दिया, कि वी हैव, हमारे पास कितना है जी, ट्रायंगल ABC है, तो 6 एंगल A प्लस के 4 एंगल B इक्वल्स टू में 3 एंगल C इक्वल्स टू में x मान लेते हैं लेट से। हमने क्या किया कि लेट कर लिया कि इन सब एंगल्स के इक्वल आपका x आया, तो हमें एंगल बताने हैं भाई सारे, तो एंगल बताने हैं तो हम यहां से क्या करेंगे कि देयरफॉर हमें यहां से क्या मिलेगा कि एंगल A इक्वल्स टू बन जाएगा x/6, एंगल B की वैल्यू बन जाएगी मेरे पास कितनी x/4 और एंगल C की वैल्यू बन जाएगी x/3। ठीक है ना, तो हम यहां से लिखेंगे कि वी नो डेट कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री बनेगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है जी, अब यहां तक हमारी बात समझ में आई। तो एंगल A की वैल्यू हो जाएगी x/6, x/4, x/3 और इक्वल्स टू में कितना है भाई मेरे पास 180 डिग्री है। एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया भाई मेरे पास 12 आ गया, ये कैंसिल करेंगे तो कितना बन जाएगा 2x, इससे कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा मुझको 3x और प्लस के 4x और इक्वल्स टू में 180 डिग्री। अगर 12 की मल्टीप्लाई इधर करें तो ये टोटल बनेगा 9x इक्वल्स टू में 180 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 180 को कैंसिल करेंगे 20 टाइम, तो x की वैल्यू आ जाएगी 240 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है भाई, एंगल A निकालना है।
एंगल ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x/6, तो यानी कि 240/6, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 40 डिग्री। एंगल बी इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास x/ कितना है आपके पास 4, तो ये बन जाएगा आपके पास 240/4, तो कितना बन जाएगा भाई आपके पास कितना बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा 60 डिग्री। एंड हमारे पास एंगल सी की वैल्यू की बात करें तो x/ कितना बनेगा मेरे पास 3, तो 240 डिग्री अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे पास 3, और ये बन जाएगा मेरे पास 80 डिग्री। तो आपके पास एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, देखो इन तीनों का जो सम आया वो सम कितना बना भाई आपके पास, वो बना 180 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या थे, आज जितने भी क्वेश्चंस आपके हुए वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट थे। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है भाई, इसको थोड़ा सा आपको सेल्फ करना होगा। क्यों करना होगा, ध्यान से सुनो। पहले आपको एबीसी ट्रायंगल से ये एंगल निकाल लेना है, फिर यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगी, फिर एक्स निकल जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आने वाला है भाई, एक्सरसाइज देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज थी वो हमने सॉल्व की है। सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल जाएंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है, आपको अच्छे से कवर करने हैं। 6 क्वेश्चन आपको मिलने वाले एक्सरसाइज में, वो सारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक्सरसाइज आपके पास 6.2 है, इसमें भी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये भी करके चलना है। नेक्स्ट आता है भाई आपके पास क्वेश्चन एक्सरसाइज है हमारे पास नेक्स्ट, जो कि ये आपके पास थर्ड एक्सरसाइज ये कट होगी, तो आपको ये नहीं करनी है। तो 2 एक्सरसाइज आपके पास है, 6 क्वेश्चन आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में और आपके पास 6 क्वेश्चन ही आपके पास सेकंड एक्सरसाइज में। तो दोनों ही एक्सरसाइज आपकी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन आपसे बाय चांस नहीं होता है तो आप चाहे मेरी जितनी भी आपके पास एनसीईआरटी सॉल्यूशन है उसमें जाकर आप उसमें से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। तो चैप्टर आपके पास आज फिनिश हो चुका है भाई। इस चैप्टर में जितना था आज हमने सब कुछ डिस्कस किया है, एक एक टॉपिक के ऊपर हमने कुछ एक्स्ट्रा भी बात की है, ठीक है ना। तो आप घबराए मत, यही आप इसी तरह से अगर मेहनत करके चलेंगे तो आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन चैप्टर्स को कर लीजिए, आप अच्छे से तैयार। तो डू आपके पास जितना भी आपके पास बनता है कि देखो धीरे धीरे ही आप सब कुछ कर पाएंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से आप जाओ, पिछला सारा कवर करो, नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। टाइम से टाइम पे मिल रही है आपको वीडियो, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी इस वीडियो को बहुत ही सारे आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके स्टूडेंट।